Assalamualaikum, welcome to another episode जिसमें हम डिस्कस करेंगे डॉन ओपिनियन दैट इज टाइटल्ड एज एस्केलेटिंग यूएस ईरान टेंशंस. माय नेम इज अना मुस्तफा एंड आई एम हियर टू डिस्कस अनदर ओपिनियन दैट इज टाइटल्ड एज एस्केलेटिंग यूएस ईरान टेंशंस इन व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेंटेंस लेवल, वर्ड लेवल, फ्रेजेस, हिडन मीनिंग्स, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मीनिंग्स. मतलब वो मीनिंग्स जो इस लाइन से हमें वाजिया हो रहे हैं और वो मीनिंग्स जो हमें वाजिया तौर पर तो नजर नहीं आते लेकिन हिडन मीनिंग्स हैं वो. उसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस ओपिनियन में मेन पॉइंट्स क्या है, थीम्स क्या है, एंड अनदर थिंग इज व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज देयर बिटवीन ईरान एंड यूएसए एंड व्हाट इज द रोल ऑफ पाकिस्तान. एंड द वेरी लास्ट थिंग इज हमें ये देखना है कि व्हाट आर द सर्वाइवल हैक्स दैट ईरान हैज़ टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द यूएस प्रेशर. कि यूएस इतना प्रेशर डाल रहा है और डालेगा तो ईरान के पास इन रिटर्न क्या सेविंग हैक्स हैं, वो क्या सर्वाइवल हैक्स हैं जो ईरान यूज़ कर सकता है. अदर देन दैट व्हाट आर द मेजर इकोनॉमिक मूव्स, वो कौन से इकोनॉमिक मूव्स हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज हैं जो ईरान को आइसोलेट भी कर सकती हैं और वही ईरान की स्ट्रेंथ्स भी बन सकती हैं. सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ बैकग्राउंड है. वो कह रहे हैं आफ्टर कंडक्टिंग 3 rounds of talks which began on April 12, a fourth round between the US and Iran slated for today, May 3 in Rome has been postponed, presumably by Tehran because of the fresh US sanctions on its oil exports. अब जहाँ जहाँ पर कोमा है हमने वहाँ से लाइन को डायसेक्ट करना है, वहाँ से अंडरस्टैंड करना है. सबसे पहले है कि 3 राउंड हो चुके हैं डिस्कशन के, टॉक्स के, और 3 राउंड्स के बाद यानी कि आफ्टर दैट क्या हुआ, एक फोर्थ राउंड हुआ. और वो फोर्थ राउंड हुआ यूएस और ईरान के दरमियान जो कि मई 3 को था रोम में. हैज़ बीन पोस्टपोन, वो पोस्टपोन हो चुका है. ठीक है. प्रिज्यूमेबली बाय तेहरान, यानी कि ये सोचा जाता है, इस बात को प्रिज्यूम किया गया है, इसको गेस किया गया है कि वो तेहरान की तरफ से हुआ है, यानी कि ईरान की तरफ से हुआ है. राइट. अब ऐसा क्यों हुआ है, यानी कि जब 3 डिस्कशंस हो गई हैं जो कि शुरू हुई थी 12 अप्रैल से, और उसके बाद जो चौथी डिस्कशन थी वो रोम में पोस्टपोन हो गई. और वो क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द फ्रेश यूएस सैंक्शंस ऑन इट्स ऑयल एक्सपोर्ट. क्योंकि यूएस ने एक फ्रेश ऑर्डर लगाया है, सैंक्शंस मीन ऑर्डर जारी किया है किस चीज़ पे? ऑयल एक्सपोर्ट्स पे. जो ऑयल ईरान बाहर के मुल्क में भेजता है उस ऑयल पे यूएस ने एक नया ऑर्डर लगाया है, जिसकी वजह से उनकी फोर्थ मीटिंग पोस्टपोन हो गई है. और वो पोस्टपोन किसकी तरफ से एज्यूम की गई है, यानी कि तेहरान, ईरान की तरफ से. यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है स्लेटेड, जिसका मतलब है स्केड्यूल. ठीक है, जो कि स्केड्यूल हुई थी फॉर टुडे, आज के दिन, यानी कि 3 मई को. ओके. द नेक्स्ट लाइन इज, इस लाइन में हम एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर उन्होंने कहा है हैज़ बीन पोस्टपोन, यानी कि ये बताया गया है कि वो पोस्टपोन हो गई है. ये नहीं बताया कि ईरान हैज़ पोस्टपोन्ड इट. ये क्यों नहीं कहा? क्योंकि अगर ऐसा कहते तो ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो जाना था, पता चल जाना था कि ये एक्ट किसने किया. क्योंकि उनको ईरान पे डाउट है तो उन्होंने यहाँ पे पैसिवाइज यूज़ किया, हैज़ बीन पोस्टपोन, पोस्टपोन हो चुकी है. और बाद में कहा है प्रिज्यूमेबली बाय तेहरान, कि ये गेस है हमारा कि वो तेहरान ने की है क्योंकि उनके ऑयल एक्सपोर्ट्स पे एक न्यू ऑर्डर आ गया है. So separately, US Defense Secretary Peter Hegseth warned Iran that it would face consequences for supporting the Houthis who have attacked ships in the Red Sea in solidarity with the Palestinians. Okay, so story begins. वो कह रहे हैं अलग से क्या हुआ, US डिफेंस सेक्रेटरी उसने ईरान को धमकी दी. धमकी क्या दी? कि ईरान को बहुत ज़्यादा नतीजों का सामना करना पड़ेगा. पहली बात, नतीजों का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा. दूसरी बात, क्यों, वाई? वो इसलिए कि ईरान ने सपोर्ट किया है एक ग्रुप को जो कि यमन का रिबेल ग्रुप है, जिसको ऑफिशियली अंसारुल्लाह भी कहा जाता है. उसका नाम है हाउदीज़. हाउदीज़ को सपोर्ट किया है ईरान ने. और कैसे किया है? बाय अटैकिंग द शिप्स इन द रेड सी इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियंस. पहली बात, व्हाट हुआ, क्या हुआ? ये कि वार्निंग मिली. सेकंड बात, वाई, क्यों वार्निंग मिली? क्योंकि सपोर्ट किया. और तीसरी बात है हाउ, मतलब कैसे सपोर्ट किया? तो सपोर्ट ऐसे किया कि इस ग्रुप ने, जो यमन का रिबेलियस ग्रुप था, इसने अटैक किया रेड सी की शिप्स पे और ये शो करवाया कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं. ये भी कहा जा सकता है कि वो जो शिप्स थी वो हो सकता है यूएस की होती या फिर इजराइल की होती, मतलब उनसे रिलेटेड होती. एंड दैट्स वाई. तो एक ही सेंटेंस को कोऑर्डिनेट कैसे किया है कि व्हाट क्या हुआ, देन वाई, एंड एट द लास्ट हाउ. कि व्हाट क्या हुआ, वार्निंग मिली. सेकंड, वार्निंग क्यों मिली? इस वार्निंग से कनेक्ट है. वार्निंग क्यों मिली? क्योंकि सपोर्ट किया. और इसी सपोर्ट से कनेक्ट है कि हाउ. अब ये नहीं हम कह सकते कि हाउ मतलब वार्निंग कैसे मिली, नो. हाउ मतलब सपोर्ट कैसे दी. तो जब एक आइडिया दूसरे से और दूसरा आइडिया तीसरे से कनेक्ट हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है, हमारी जो पैराग्राफिंग है, वो बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड है, उसमें कोहेरेंस है. राइट. नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, इट इज़ बिकमिंग क्लियर दैट ईरान वुड बी रिलक्टेंट टू कंटिन्यू टॉक्स इफ द यूएस साइड कंटिन्यूज टू पुट प्रेशर ऑन ईरान एंड हर्ल थ्रेट्स ऑफ फर्दर प्यूनिटिव एक्शन, समथिंग द इरानियन क्लर्जी इज लोथ टू एक्सेप्ट. यानी इस बात से ये क्लियर हुआ कि अगर यूएस ने प्रेशर पुट किया तो ईरान मजीद गुफ्तगू करने से, मजीद डिस्कशन करने से हेजिटेंट हो जाएगा, झिझक जाएगा. यानी इस एग्जाम्पल से अगर हम देखें कि ऑयल एक्सपोर्ट्स पे जब एक ऑर्डर आ गया, सैंक्शंस आ गई, तो ईरान ने प्रिज्यूमेबली बाय ईरान द मीटिंग हैज़ बीन डिलेड और पोस्टपोन. ठीक है, इधर यूएसए ने प्रेशर डाला, उधर मीटिंग कैंसिल हो गई. सिमिलरली इस बात से ये कंक्लूड हुआ, ये ओपिनियन दिया गया है कि अगर यूएसए ने प्रेशर डाला तो ईरान फिर मजीद बात नहीं सुनेगा, वो रिलक्टेंट फील करेगा, हेजिटेंट होगा. राइट. आगे वो कह रहा है एंड हर्ल थ्रेट्स ऑफ फर्दर प्यूनिटिव एक्शंस. प्यूनिटिव एक्शंस मीन्स ऐसे रिएक्शंस जो एज अ पनिशमेंट कंसीडर हो. राइट. एंड हर्ल मीन्स टू गिव बट इट इज़ इंटेंसिफाइड, यानी कि कोई नेगेटिव कॉनोटेशन है. हर्ल थ्रेट्स, गिव थ्रेट्स, गिविंग द थ्रेट्स ऑफ फर्दर प्यूनिटिव एक्शंस, यानी कि एज अ स्ट्रिक्ट एक्शंस, वेरी एक्सट्रीमली बैड एक्शंस और एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट एक्शंस, हार्श, स्वेयर, जिसको हम कह सकते हैं कि सजा देने वाले काम. तो जो कि यूएस करेगा, कंटिन्यू करेगा टू पुट प्रेशर एंड थ्रेटन देम. राइट. आगे उन्होंने ये एम डैश लगाई है जो कि मजीद डिस्क्रिप्शन को या डिटेल देगी इस बात को, दैट समथिंग द इरानियन क्लर्जी इज लोथ टू एक्सेप्ट. लोथ टू एक्सेप्ट मीन्स अनविलिंग टू एक्सेप्ट. अनविलिंग, यस. और ये एस्पेक्ट आ रहा है कि रिलीजियस जो लीडर्स हैं ईरान के, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कोई हमें थ्रेटन करे, हम पर प्रेशर डाले, बिकॉज इट्स अ कल्चरल
पर्सपेक्टिव और कल्चरल प्राइड कि हमें कोई थ्रेटन नहीं कर सकता बिकॉज वी आर मुस्लिम और हम किसी से नहीं डरते। यहाँ पर डिफरेंस है लॉथ एंड लॉथ, जिसका मतलब है टू डिसलाइक, डिसलाइक करना, हेट जो कि ज़्यादा हार्श वर्ड है, ज़्यादा नेगेटिव है, और लॉथ का मतलब है जस्ट टू, ये इन अ सेंस है अनविलिंग, नॉट एग्री। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स द आइडियोलॉजी बिहाइंड एनी कंट्री और नेशन। किसी एक नेशन के को हार्म करने के पीछे उसकी आइडियोलॉजी क्या है, बिकॉज वी आर मुस्लिम, वी आर हैप्पी टू सेक्रीफाइस आवर लाइफ्स। हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि हमें इस बात में तस्कीन है कि हमारी शहादत हो जाए, राइट। तो किसी कौम की आइडियोलॉजी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम एज ईरान क्लर्जी, ईरानियन रिलीजियस लीडर्स की आइडियोलॉजी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन पर प्रेशर डालेंगे तो इन रिटर्न वो हमारी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या फिर मजीद यूएस के लिए टफ टाइम देंगे। So in diplomacy or in political or at the international affairs, ideology of a nation matters a lot. So let's move towards the first paragraph. The recent diplomatic engagements between Iran and US sparked cautious optimism about breaking the decades-long stalemate that has characterized their relationship since the 1979 Iranian Revolution. इसमें वो बात कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट जो रिसेंटली हुई है ईरान और यूएस के दरमियान, इससे क्या हुआ है, एक बहुत ज़्यादा केयरफुल होपफुल ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो गई है, यानी एक होप क्रिएट हो गई है। किस चीज़ के बारे में? अबाउट ब्रेकिंग द डेकेड्स लॉन्ग स्टेलमेट। स्टेलमेट कहते हैं, ये बेसिकली एक चेस मेटाफर है। चेस मेटाफर ऐसी सिचुएशन जिसमें बोथ साइड्स स्टक हो जाती हैं, ठीक है, दोनों साइड स्टक हो जाती हैं और कोई प्रोग्रेस नहीं होती, और एज अ रिजल्ट जो सिचुएशन होती है, जो गेम होती है, वो ड्रॉ हो जाती है, ठीक है, ना कोई जीता है और ना ही कोई हारता है। रिजल्ट क्या आता है? ड्रॉ हो गई। तो दोनों साइड्स पे सिचुएशन इस तरह कॉम्प्लिकेटेड और स्टक हो जाती है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाती। तो ये एक चेस में एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जिसको यहाँ पर उन्होंने रेफर किया, मेटाफर को यूज़ किया और कहा गया है कि अभी जो एंगेजमेंट्स हो रही हैं जो कि डिप्लोमेटिक हैं ईरान और यूएस के दरमियान, इस चीज़ ने स्टेलमेट जो क्रिएट हुआ था काफ़ी अरसे से, जो सिचुएशन स्टक थी, उसको ब्रेक डाउन कर दिया, यानी उस सिचुएशन को तोड़ दिया और हरकत शुरू कर दी है। यानी कि ईरान और यूएस दोनों के दरमियान कोई डिस्कशन, टॉक्स, आना जाना, लाइक ऑर्डर्स पास करना, कुछ ना कुछ, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, कुछ ना कुछ हो रहा है। पता चल रहा है या तो यूएस मूव कर रहा है या फिर ईरान मूव कर रहा है। और ये वाली सिचुएशन जो वो बता रहे हैं वो कब से क्रिएट हुई थी, कब से कायम थी? सिंस 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन, तब से ये सिचुएशन स्टेलमेट यानी कि स्टक हुई थी, और अब जाकर उसका ब्रेकडाउन हुआ है। अप्रैल 12 से स्टार्ट हुआ है, 3 राउंड हुए हैं, 4th राउंड जो था वो 3 मई को था, जो कि पोस्टपोन हो गया। यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। सो व्हाट डज डिप्लोमेसी मीन्स? Diplomacy is the art of managing international relations through negotiation, dialogue and peaceful communication instead of using force or war. Diplomacy किसे कहते हैं? ये एक ऐसी आर्ट है जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस को, इंटरनेशनल कंट्रीज़ को, फॉरेन कंट्रीज़ को आपस में पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, पीस कायम रखना होता है, सुकून को कायम रखना होता है। वो कैसे होता है? नेगोशिएशन करके, आपस में बातचीत करके, डायलॉग्स करके, कम्युनिकेशन करके, एक दूसरे की बात को सुनकर और उस पर उसी बात के मुताबिक रद्द अमल देकर, ताकि कोई भी फोर्सफुल या फिर वॉर वाला एक्शन ना क्रिएट हो। तो ऐसी कोई भी बात करना जिससे नेगेटिव इफेक्ट्स ना क्रिएट हो, उसको हम कहते हैं कि ये डिप्लोमेसी है, ये डिप्लोमेटिक बात है। यानी कि सामने सामने बहुत अच्छे से बात करना और एक दूसरे के लिए पीसफुल सॉल्यूशंस को सोचना, और बाद में उसके नेगेटिव इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेज एज अ रिजल्ट जो फील होते हैं, वो बताते हैं कि ये डिप्लोमेटिक एक्ट था। कि सामने तो पता चल रहा था कि आपस में रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उन एक्शंस का रिएक्शन हुआ है तो वो नेगेटिव इफेक्ट है, तो ये डिप्लोमेटिक एक्ट होता है। सिमिलरली वो भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये जो रीसेंट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हैं, यानी कि उन्होंने जब 3 मुलाकातें कर ली, 3 टॉक्स हो गई, देन व्हाट्स द थिंग अबाउट द यूएस सैंक्शन रिगार्डिंग व्हाट? ऑयल एक्सपोर्ट। मतलब अगर उनके हालात बेहतर ही हो रहे थे तो फिर ऑयल एक्सपोर्ट पे ऑर्डर क्यों लगाया? सो दिस इज द थिंग कि वो बातचीत करके फोर्स के बगैर, किसी वॉर के बगैर अपना फ़ायदा चाहते हैं। आगे बात हो रही है, बोथ साइड्स स्पोक पॉजिटिवली अबाउट द कंडक्ट ऑफ नेगोशिएशन इवन दो देयर वर स्पेकुलेशंस अबाउट द आउटकम ऑफ द टॉक्स अंटिल टेंजिबल प्रोग्रेस हैज वाज अचीव्ड। यानी कि दोनों तरफ से पॉजिटिवली डिस्कशंस हैं, दोनों ने एक दूसरे के बारे में पॉजिटिवली स्पीक किया है, बोले हैं अबाउट नेगोशिएशन, किसी भी मसले के बारे में। इवन दो देयर वर स्पेकुलेशंस अबाउट द आउटकम ऑफ द टॉक्स, वो कह रहे हैं पॉजिटिवली बोलने के बावजूद कुछ ऐसे खदशात हैं रिगार्डिंग द आउटकम के अब नतीजा क्या निकलेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि एवरीथिंग इज़ गुड, कब तक? जब तक हमारे पास टेंजिबल प्रोग्रेस नहीं आ जाती। सो हम ये नहीं कह सकते इन दोनों के रिलेशन आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं अंटिल द टेंजिबल प्रोग्रेस वॉज अचीव्ड। सो वेट एंड वॉच। द नेक्स्ट थिंग इज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थ्रेट ऑफ बॉम्बिंग ईरान कैस्ट अ लॉन्ग शेडो ओवर द प्रोसेस अंडरलाइनिंग द हाई स्टेक्स इन्वॉल्व्ड। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक थ्रेट दिया था बॉम्ब का, कि हम ईरान पे बॉम्ब गिरा देंगे, या फिर बॉम्बिंग थ्रेट जो दिया गया उसका एक बहुत गहरा असर आ गया है इन सारी बात पे। लॉन्ग शेडो मीन्स अ डीप इन्फ्लुएंस हैज़ बीन क्रिएटेड, और वो इन्फ्लुएंस किस चीज़ का है कि जो फेयर था हमें पास्ट में वो अभी तक चल रहा है। बेशक बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन एक जो थ्रेट मिला है उसका लॉन्ग शेडो है। शेडो साया को कहते हैं। तो साया जो होता है वो साथ साथ रहता है। इस चीज़ का जो साया है दैट इज़ रनिंग फ्रॉम द पास्ट एंड स्टिल इन्फ्लुएंसेस इन द प्रेजेंट। अंडरलाइनिंग द हाई स्टेक्स इन्वॉल्व, इसका मतलब है कि ये इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा है, ये इंपॉर्टेंस है कि हाई रिस्क अभी भी है। हाई स्टेक्स का मतलब है हाई रिस्क, तो अभी भी ईरान जो है वो रिस्क की सिचुएशन में है। सो द हाउ सून द टू कंट्रीज रिज्यूम टॉक्स इज अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। इसका मतलब है कि दो कंट्रीज ईरान और यूएस कब तक बात करना शुरू करेंगे, दिस इज अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन।
ये वो मैटर मसला बन चुका है जो लोगों की अब ओपिनियंस को डिराइव करवा रहा है। अब लोग इसके बारे में बातें बना रहे हैं कि क्या अब ईरान बात करेगा या नहीं करेगा, क्या यूएसए को और प्रेशर डालेगा या नहीं डालेगा, हो सकता है ईरान ने इस वजह से किया हो। तो ये जो सारी बातें बन रही है ये मैटर ऑफ स्पेकुलेशन हो चुका है किस बारे में कि हाउ सून अब ईरान और यूएसए की डिस्कशन और बातें कब तक रिज्यूम हो जाएंगी, वापस से अपनी जगह पे आ जाएंगी, कब तक शुरू हो जाएंगी। हाउ सून इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाउ लॉन्ग फॉर हाउ लाइक नो वन नोज व्हेन द यूएस एंड ईरान विल स्टार्ट टॉकिंग अगेन। तो ये सेंटेंस हमारे पास बन गया सब्जेक्ट इज अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन कि ये चीज़ अब लोगों की बातों का मौजू बन चुकी है। यहाँ पे कहा जा रहा है सस्पिशियस बिटवीन देम रन डीप, यानी कि जो शक है और जो डिस्ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा डीप डाउन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एंड द टॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू इनकाउंटर हर्डल्स वंस डिस्कशंस मूव फ्रॉम, और जो डिस्कशन है, जो टॉक्स हैं, वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि वो हर्डल्स को क्रिएट करेगी। एक्सपेक्टेड टू इनकाउंटर हर्डल्स वंस, कब, जब डिस्कशंस मूव कर जाएंगी फ्रॉम ब्रॉड डिप्लोमेटिक नाइसिटीज टू द फाइनर मोर कंटेंशियस डिटेल्स। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही इनकी जो खामोशी बढ़ती जा रही है ना, उस खामोशी से क्या हो रहा है, शक पैदा हो रहा है। जब शक पैदा होगा तो वो ज़्यादा डीप डाउन चला जाएगा। देन व्हाट नेक्स्ट इज द, जो बातें हैं उनके दरमियान वो हर्डल्स की तरफ जाएंगी। क्यों? अगर ये डिप्लोमेटिक नाइसिटीज़, यानी कि अभी वो बहुत नाइस थे, डिप्लोमेसी में पोलाइट थे, एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली शो करवा रहे थे, अगर ये डिस्कशंस इस पॉइंट से मूव कर गई कंटेंशियस डिटेल्स में, यानी कि मोर डिटेल्ड, एंड दैट इज ऑल्सो समथिंग लाइक हार्मफुल फॉर द ईरान। अगर ये डिस्कशंस वंस द डिस्कशन मूव फ्रॉम दिस टू दिस, तो फिर क्या होगा, देन टॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू इनकाउंटर हर्डल्स, तो फिर हर्डल्स आएंगी। राइट, समझा गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है राइट नाउ ईरान स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी ड्यू टू द सेटबैक्स इन सीरिया, लेबनान एंड गजा हैज emboldened Israel and the US is likely to prioritize Israel's security interest। कहा यह जा रहा है कि ईरान की वीकनेस क्या है, वल्नरेबिलिटी मींस वीकनेस क्या है, वीकनेस क्यों है, ड्यू टू द सेटबैक्स इन सीरिया, लेबनान एंड गजा। मतलब ये तीन वो कंट्रीज़ हैं या एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा वीक हैं और ईरान इनके साथ एलाइज बना चुका है। तो ईरान ने सोचा है कि इन तीन कंट्रीज़ का साथ देना है, और इसी डिसीजन ने इसराइल को ज़्यादा बोल्ड कर दिया है, इम्बोल्डन कर दिया, यानी कि जुर्रत वाला कर दिया, हिम्मत वाला कर दिया कि ईरान के जो अलाइज हैं वो तो बहुत ज़्यादा वीक हैं। सो द यूएस इज़ लाइकली टू प्रायोरिटाइज इसराइल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो यूएस ने अब सोचा है कि वो किसको प्रायोरिटी पे रखेगा, इसराइल के इंटरेस्ट को, और उसको ही सिक्योरिटी देगा। अब सेटबैक किसे कहते हैं? सेटबैक का मतलब है इज समथिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड और पुशेज यू बैकवर्ड। तो ये तीन वो कंट्रीज़ हैं जिनका साथ देने की वजह से ईरान बजाय आगे जाने से उसको पीछे आना पड़ा है। सो ये ईरान की स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है, वीकनेस है, जो कि इसे आगे नहीं बढ़ने दे रही, और ये ही इसराइल की स्ट्रेंथ है कि इसराइल इस मौके से फ़ायदा उठा रहा है और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है विद द हेल्प ऑफ यूएस। सो हियर इज अ रूल ऑफ जियो पॉलिटिक्स दैट वीकनेस इनवाइट्स प्रेशर, कि जब किसी की वीकनेस होती है तो वो प्रेशर को इनवाइट करती है कि एक मुल्क वीक हो गया तो दूसरा मुल्क सोचेगा कि अब मेरे पास टाइम है, मैं इस पर प्रेशर डाल दूँ। तो वो अपने डिफरेंट मूव्स को रेडी रखेगा, अपनी स्ट्रेटजीज को रेडी रखेगा कि हाउ टू प्रेशराइज द अदर कंट्री। Now, America's maximum pressure strategy towards Iran seems to be an effort to achieve several aims। यानी कि अमेरिका ने एक स्ट्रेटजी अपनाई है कि वो मैक्सिमम प्रेशर डालेगी ईरान पे, राइट। और ये क्या है, ये एक ऐसी एफर्ट है कि अमेरिका ने अपने बहुत से एम्स को अचीव करना है। अब अमेरिका को ईरान से कौन कौन से एम्स चाहिए, उनकी लिस्ट, उनको हम आगे देखेंगे। ऑन द मिलिट्री फ्रंट ओपिनियंस आर डिवाइडेड ओवर द ईरान कैपेबिलिटीज़। मिलिट्री का टॉपिक अगर लें कि मिलिट्री साइड से जो डिफरेंट पीपल के ओपिनियंस हैं वो इस बात में है कि ईरान कैपेबल है या नहीं है। तो आगे हमारे पास ये बताया गया है कि जो रिसेंट एक्सचेंज ऑफ मिसाइल्स हुआ है, जो रिसेंटली एक दूसरे पे मिसाइल भेजे गए हैं ईरान ने और इसराइल ने, उसने इस बात को एक्सपोज कर दिया है कि वीकनेस कहाँ पर है, ईरान मिसाइल में, डिफेंस सिस्टम, राइट, विच फेल टू न्यूट्रलाइज इजरायली स्ट्राइक्स इफेक्टिवली, जिसने, जो कि फेल हो गया इसराइल के स्ट्राइक्स को न्यूट्रलाइज करने में, उनको खत्म करने में, उनको बुझाने में। ठीक है, आगे है फर्दरमोर मेंटेनिंग एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ प्रॉक्सीज अक्रॉस द मिडल ईस्ट हैज प्रूवन फाइनेंशियली एंड स्ट्रेटेजिकली बर्डनसम फॉर ईरान। इसका मतलब है फर्दरमोर मतलब एडिशनली एक और बात ये है, अगर मिलिट्री फ्रंट पे देखें या फिर उसकी स्ट्रेंथ के बारे में देखें ईरान की, तो ईरान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो मेंटेन करे एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ प्रॉक्सीज, यानी कि प्रॉक्सीज मतलब जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं ईरान के साथ, जैसे कि टर्की, गजा एंड लेबनान, ये डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, इन प्रॉक्सीज को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ईरान के लिए, फाइनेंशियली भी और स्ट्रेटेजिकली भी। ठीक है, बर्डनसम मीन्स ट्रबल, क्रिएटिंग ट्रबल, राइट, फॉर ईरान। सो ये फाइनेंशियली और स्ट्रेटेजिकली मुश्किल है। सो इन एडिशन टू ऑनगोइंग मिलिट्री ऑपरेशंस इन गजा में जो मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके साथ साथ, इन एडिशन टू दैट, इजराइल हैज़ कंटिन्यू टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर द सीरियन टेरिटरी इन गोलान हाइट्स। इजराइल ने क्या किया कि वो कंट्रोल करना शुरू हो गया शाम, सीरिया मतलब शाम की जो टेरिटरी है, जो कि एरिया कौन सा है, गोलन हाइट्स। दीज हाइट्स आर द माउंटेनियस रीजन इन द मिडल ईस्ट लोकेटेड बिटवीन द इजराइल एंड सीरिया। सो इन इराक, डिस्पाइट अ शिया मेजॉरिटी पॉपुलेशन, a resurgence of Arab nationalism encouraged by Saudi Arabia and UAE has gradually eroded Iranian influence। सो कहा यह जा रहा है कि इराक में भी मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स यानी कि शिया कम्युनिटी है, और सऊदी अरेबिया और यूएई में भी मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी है। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस, दैट इराक आर द शिया मेजॉरिटी एंड द रिवाइवल ऑफ अरब नेशनलिज्म। अरब का जो नेशनलिज्म मतलब उनकी जो नेशन है वो अरब है, अरबिक है वो, जो कि सऊदी अरेबिया और यूएई से इनकरेज है, उनका इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पर एक साइड पर हमारे पास है रिलीजन और एक साइड पर हमारे पास है कंट्री या फिर पेट्रियोटिज्म। तो रिलीजन तो मुस्लिम है ऑल सबका, लेकिन यहाँ पर नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म मतलब कुछ लोग शिया कम्युनिटी हैं और कुछ लोग अरब कम्युनिटी हैं। तो नेशनलिज्म को प्रायोरिटी मिल गई है ओवर द रिलीजन। उनका फेथ सेम होने के बावजूद, उनका ईमान, फेथ, रिलीजन सेम होने के बावजूद वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। वहाँ पर ईरान का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया हुआ है इराक में। ठीक है, सो रिसर्जेंस मीन रिवाइवल, रिवाइवल ऑफ अरब नेशनलिज्म।
तो ये एक रीजनल चैलेंज है, मतलब रीजन का चैलेंज है। आसपास के जो कंट्रीज हैं उनमें से एक चैलेंज आया कि वो इराक जो है वो ईरान का साथ नहीं दे रहा। एडिंग टू द ईरान रीजनल चैलेंजेस, इसी चैलेंज में एक और चैलेंज ऐड हो रहा है। सऊदी अरेबिया इज रिपोर्टेडली कॉन्टेम्पलेटिंग रीपेइंग सीरियाज $15 मिलियन डेट टू द वर्ल्ड बैंक। सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है कि सीरिया का जो डेट है वर्ल्ड बैंक में उसको रीपे कर रहा है $15 मिलियन पे करके, पोटेंशियली पोजीशनिंग इटसेल्फ एज अ बेनिफैक्टर इन सीरियाज रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट। और पोटेंशियली क्या करना चाह रहा है, वाई ये सब कुछ क्यों कर रहा है, पोजीशन कर रहा है अपने आप को बेनिफैक्टर, यानी कि देने वाला। बेनिफैक्टर होता है देने वाला, किसको, सीरिया की रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स को। कि सीरिया के पास कर्ज लौटाने को वापस नहीं था, तो उसको सीरिया को रिकंस्ट्रक्ट करने की जो एफर्ट है वो सऊदी अरेबिया पूरी कर रहा है बाय सेंडिंग बाय रीपेइंग द डेट टू द वर्ल्ड बैंक। सो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इस रिपोर्टेडली। रिपोर्टेडली का मतलब है कि इस बात को रिपोर्ट तो ज़रूर किया गया, बट दिस इज़ नॉट 100% सर्टेन। तो जब भी कोई बात आप अपने ओपिनियंस में या कुछ इस तरह लिखें ऐसे में, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि ये रिपोर्टेडली है या डिफरेंट ओपिनियन से दैट। सो दिस मूव में फर्दर आइसोलेट ईरान डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली। डिप्लोमेटिकली मीन्स मैंने भी आपको बताया एक ऐसा एक्ट जो दोनों के दरमियान बातचीत करने से ही सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, वॉर ना करनी पड़े। तो जब रीजन में ईरान वीक हो जाएगा तो क्या होगा, आइसोलेट हो जाएगा ईरान डिप्लोमेटिकली भी, यानी उसके साथ कोई निगोसिएशन वगैरह कोई डिस्कशन नहीं होगी ईरान की किसी के साथ, और इकोनॉमिकली भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो ये सारी चीज़ें हैं वो उसमें हर्डल आ जाएंगी। So the Trump administration's maximum pressure strategy towards the Iran appears to be a calculated effort to achieve several objectives. Trump की एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रेटजी क्या है कि हमने मैक्सिमम प्रेशर डालना है ईरान के ऊपर ताकि हम क्या कर सकें, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। Foremost among these is the complete denuclearization of Iran. Foremost का मतलब होता है कि टॉप ऑफ द लिस्ट, फर्स्टली सबसे पहले, मोस्ट मतलब सबसे अहम, उन सब में, among these उन सब में क्या है कि ईरान को कम्प्लीटली डीन्यूक्लियराइज कर देना। न्यूक्लियराइज करना, न्यूक्लियराइज का मतलब होता है कि न्यूक्लियर पावर दे देना, यानी कि उसकी एटॉमिक बॉम्ब की पावर आ जाएगी, वो न्यूक्लियर पावर आने से वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो डीन्यूक्लियराइज करना कि उससे इकोनॉमिक पावर छीन ली जाए ईरान से, राइट। विच कॉमा इफ सक्सेसफुल, और अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है, वुड कंसोलिडेट इजराइल्स मिलिट्री सुपीरियोरिटी एंड एस्टैब्लिश इट्स रीजनल हेजमनी। सो कंसोलिडेट मीन्स मेकिंग सॉलिड, सॉलिड मीन्स स्ट्रेंथन, किसी को सॉलिड कर देना, उसको स्ट्रॉन्ग कर देना, उसको स्ट्रेंथन कर देना। और इजराइल की जो मिलिट्री सुपीरियोरिटी है वो कंसोलिडेट हो जाएगी अगर ईरान डीन्यूक्लियराइज हो गया, और इजराइल क्या हो जाएगा, पूरे रीजन में एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी, डोमिनेंट लीडरशिप में आ जाएगा। हेगमनी मीन लीडरशिप या फिर डोमिनेंस। अब बात यहाँ पर यह है कि ईरान को डीन्यूक्लियराइज कैसे कर सकते हैं, और डीन्यूक्लियराइज करने का प्रोसेस क्या, उसके पास तो न्यूक्लियर पावर है ही नहीं। और इस चीज़ से इजराइल को क्यों फ़ायदा, ईरान के पीछे क्यों है, क्योंकि ईरान में द प्रेजेंस ऑफ इनरिच्ड यूरेनियम इन ईरान रिप्रेजेंट्स अ क्रिटिकल सिक्योरिटी कंसर्न्स। कहने का मतलब यह यूरेनियम वो एलिमेंट है, वो मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर एबिलिटी रखता है। अगर यूरेनियम की तादाद 90% से ज़्यादा कहीं यूज़ की जाए तो वो एक न्यूक्लियर पावर में तब्दील हो जाता है, और उससे एटॉमिक बॉम्ब बनाने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। तो वो वाला जो ख़जाना है, ये जो मेटल है, ये ईरान के पास है। तो अब बात ये है कि यूएस इजराइल के साथ है, और इजराइल अटैक कर रहा है ईरान पर। ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर का ख़जाना है, अभी वो न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर नहीं हुआ, और वो किस फॉर्म में है, यूरेनियम की फॉर्म में। अब इजराइल की समझ आई कि वो ईरान के पीछे क्यों है। However, achieving denuclearization is no simple feat. No simple feat is an idiom, जिसका मतलब होता है very difficult, कि ये कोई आसान काम नहीं है कि उसको denuclearize कर देना। This is not an easy task. तो यहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है no का। no कब यूज़ होता है, no is used before noun, यानी कि यहाँ पर is not simple feat क्यों नहीं आया, is no simple feat आया है। तो जब भी कोई नाउन इस्तेमाल हो तो उससे पहले no लगता है। अब नाउन जो होता है ना वो परमानेंसी को शो करता है, completely cutting। अब इसके साथ अगर no आया, इसका मतलब है कि no is like cutting something off completely। लेकिन अगर नॉट इस्तेमाल हो तो नॉट इस्तेमाल होता है किसी वर्ब, एडजेक्टिव और फ्रेज के साथ। तो अगर किसी एक्शन को हम कहें ही इज़ नॉट स्विमिंग, तो इसका मतलब है कि वो स्विमिंग का जो एक्ट है ना वो नहीं कर रहा, ठीक है। इसकी जगह पे अगर कहा जाए ही डजंट नो, सॉरी, इसकी जगह पे अगर कहा जाए ही से नो टू द स्विमिंग, मतलब कि उसने स्विमिंग को ही ना कर दिया। यानी कि एक चीज़ है, वर्ब के साथ अगर हम लगाएं नो नॉट, तो वो टेम्परेरीली उस एक्शन को, वर्ब एक्शन होता है ना, तो वो उस एक्शन को स्टॉप कर देता है, कट ऑफ कर देता है। और अगर नो लगाया जाए किसी नाउन के साथ तो वो कंप्लीटली कट ऑफ कर देता है। बोथ से negation but in the different grammatical ways. So a major striking point is whether Iran agrees to transfer its stockpile of highly enriched uranium to the third country or insist on retaining it under the supervision of International Atomic Energy Agency. वो कह रहे हैं कि स्ट्राइकिंग पॉइंट क्या है, मतलब जो चीज़ तंग करी है वो ये है, वेदर ईरान क्या अपने यूरेनियम के स्टॉक मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा करना, बहुत लार्ज अमाउंट में, पाइल मतलब ढेर, यूरेनियम का जो ढेर है उसको ट्रांसफ़र कर देगा किसी थर्ड कंट्री पे, यानी कि इसराइल पे या फिर यूएसए पे, या फिर और इंसिस्ट ऑन रिटेनिंग इट अंडर द सुपरविजन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और दूसरा पॉइंट ये है कि क्या ईरान इसे रिटेन करेगा, ऑन करेगा विद द IAEA सुपरविजन। तो ईरान इनमें से अब क्या करेगा, ये दोनों तरीके ही ईरान को डीन्यूक्लियराइज कर देंगे। अगर वो ट्रांसफर कर देगा तो फिर भी, और अगर वो सुपरविजन किसी और एजेंसी को दे देगा तो फिर भी वो खुद डीन्यूक्लियराइज हो जाएगा, उसकी खुद की पावर नहीं रहेगी यूरेनियम पे। सो द रेजोल्यूशन ऑफ दिस इशू विल बी पाइवटल टू द सक्सेस और फेलियर ऑफ द ऑनगोइंग टॉक्स। वो कहना चाह रहे हैं कि इस इशू को रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाइवटल है, किस चीज़ के लिए, चाहे सक्सेस हो या फेलियर हो। यानी कि जो चीज़ पीछे उन्होंने बताई कि स्टक हुई है दोनों तरफ से, स्टेलमेट, उसको उन्होंने नाम दिया था, एक मेटाफर यूज़ किया था, वो अब दोबारा से
जो पोस्टपोन हो गई है मीटिंग वो अब वहीं पर रुक ना जाए। तो ये जो सब इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, एक डीन्यूक्लियराइजेशन का इशू है जो कि यूएसए चाह रहा है कि ईरान को डीन्यूक्लियराइज कर दें, इस इशू को रिजॉल्व होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और फिर हमें एज अ रिजल्ट पता चलेगा कि क्या सक्सेस है या फिर फेलियर है इन डिस्कशंस की। A continued impasse will likely expose Iran to increasing pressure from not only the US but also its European allies, who have grown wary to Tehran's regional behavior and nuclear posture. वो कह रहे हैं ये जो continued impasse है, impasse कहते हैं deadlock, dead end. डेड एंड मतलब दोनों जगह जो है वो आपस में स्टक हैं। तो ये बहुत ज़्यादा देर तक अगर स्टक रहेंगी तो ये क्या करेगा, एक्सपोज कर देगा ईरान को किस चीज़ के बारे में कि उस पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। नॉट फ्रॉम ओनली फ्रॉम यूएसए, ना सिर्फ यूएसए की तरफ से बल्कि यूरोपियन अलाइज की तरफ से भी। क्यों? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर है, उसका भी अपने रीजन में कैसा है। तो अगर बहुत ज़्यादा देर खामोशी रही तो ना सिर्फ यूएसए की तरफ से बल्कि यूरोपियन अलाइज की तरफ से भी हमारे पास प्रेशर आएगा। और वो क्या इंक्रीज़ करेगा, हु हैव ग्रोन वेरी, वेरी भी वर्ड वॉरियर से निकला है या वॉरियर लव्स वेरी से निकला है, जिससे मुराद है कि ये एक सस्पिशियस एक्टिविटी को ग्रो करेगा और बहुत ज़्यादा ममालिक और भी होपफुल हो जाएंगे इस सिचुएशन के बारे में कि हमें भी फ़ायदा हो सकता है। तो उनका जो खतरा है वो बढ़ता जाएगा। ओके, नेक्स्ट अनदर लूमिंग थ्रेट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिजीम चेंज। ऊपर डीन्यूक्लियराइजेशन वाला थ्रेट था और नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि एक और पॉसिबल थ्रेट जो है वो रिजीम चेंज का हो सकता है ईरान की रिजीम ही पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल पावर्स को ही चेंज कर दिया जाए। अ रिकरिंग थीम इन द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स रिगार्डिंग ईरान। रिकरिंग मतलब रिपीटेडली, रिपीटिंग थीम, एक ऐसा थीम जो कि बार बार रिपीट किया जा रहा है। कहाँ पर? अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में, उनके डिस्कोर्स में, उनकी डिस्कशन में ईरान से रिलेटेड। मीनवाइल एग्जाइल अपोजिशन फिगर, मतलब एक ऐसा अपोजिशन का फिगर है जो हुकूमत है, वो करंट गवर्नमेंट है, उससे जो अपोजिशन फिगर है वो एग्जाइल जो कि इस मुल्क से बाहर जा चुके हैं, उनका नाम है रजा पहलावी हैव बीन रिपोर्टेड। उन्होंने ये रिपोर्ट किया है, यानी कि उनको ये कहा गया है कि वो क्लोजली कॉन्टैक्ट हैं विद यूएस एंड इजरायली ऑफिशियल्स रेजिंग कंसर्न्स विद इन द ईरानियन एस्टैब्लिशमेंट। और ये इस बात के वो कॉन्टैक्ट में है, ये क्या कर रही है, ये कंसर्न्स को बढ़ा रही है जो कि ईरान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ है अबाउट फॉरेन बैक्ड अटेम्प्ट्स टू डीस्टेबलाइज द रिजीम। किस बारे में? कि वो चाह रहे हैं, यानी कि फॉरेन बैक अटेम्प्ट्स का मतलब है कि बाहर के मुल्कों से बैक अटेम्प्ट है, पीछे से एक सपोर्ट मिल रही है यूएसए की तरफ से या किसी की भी तरफ से ये एक सपोर्ट मिल रही है कि रिजीम को डीस्टेबलाइज कर देना है, राइट। और ये कौन किसके जरिए हो रही है? एक एग्जाइल अपोजिशन फिगर है जिसका नाम है रजा पहलावी। अब ये सेंटेंस ये भी एक पैसिवाइज में है, यानी कि उन्होंने कहा है कि रजा पहलवी जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं कि वो कॉन्टैक्ट में है, लेकिन ये नहीं पता कि किसने रिपोर्ट किया इस बात को। तो जब भी हमने किसी मेजर फिगर को छुपाना हो, सब्जेक्ट को छुपाना हो, हाईलाइट ना करना, तो हम पैसिवाइज का यूज़ करते हैं। आगे वो कह रहे हैं टू सस्टेन प्रेशर को कायम रखने के लिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में कंसीडर टाइटनिंग सैंक्शंस फर्दर। सैंक्शंस मीन ऑर्डर। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है फर्दर कोई ऑर्डर्स को कंसीडर करे, में मतलब अनसर्टेनिटी है, कंफर्म नहीं है। पोटेंशियली टारगेटिंग ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट्स, और जो पर्टिकुलरली टारगेट हो सकता है वो ईरान का ऑयल हो सकता है, जो कि अभी भी एक सैंक्शन उसी पे ही लगी है। सच अ मूव हाउएवर रिस्क एस्केलेटिंग टेंशंस एंड मे प्रोवोक अ फियर्स ईरानियन रिस्पांस। सच अ मूव, इस तरह का मूव हाउएवर मतलब कंट्रास्ट में बात की गई है कि रिस्क एस्केलेटिंग टेंशंस के, इस तरह के मूव्स के साथ और बाकी जो रिस्क है वो क्या कर रहे हैं, टेंशन को इंक्रीज कर रहे हैं, एस्केलेट कर रहे हैं। एंड मे प्रोवोक अ फियर्स ईरानियन रिस्पांस, और हो सकता है इस चीज़ से वो ईरान के रिस्पांस को प्रोवोक कर सकें, उकसा सकें कि ईरान उस बात पे कोई रद्दमल शो करे, कोई रिस्पांस करे। डिपेंडिंग ऑन हाउ ईरान लीडरशिप पर्टिकुलरली द क्लरिकल एस्टैब्लिशमेंट चूजेस टू रिएक्ट। अब ये डिपेंड कर रहा है कि किस तरह ईरान की लीडरशिप ने स्पेशली और पर्टिकुलरली रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने कैसे रिएक्ट करने का सोचा है, क्या सोचा है कि वो रिटेलिएट किस तरह कर सकती है, वो जवाबी कार्रवाइयों में क्या क्या उनके पास मंसूबे हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं जो वो अपने आप को बचाने के लिए अपना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ईरान अपने आप को डिक्लेयर कर दे कि वो न्यूक्लियर स्टेट है। अभी तक ईरान ने ये डिक्लेयर नहीं किया। अगर डिक्लेरेशन एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो जाए तो ईरान को पब्लिकली अनाउंस इट्स एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। एक्विजिशन का मतलब है कि ओन कर लेना, एक्वायर कर लेना, रख लेना, या एक होता है लर्न और एक होता है एक्वायर्ड। अगर हम कहें लर्निंग अ लैंग्वेज तो मतलब हमने सीखा है उस लैंग्वेज को। एक होता है एक्वायरिंग अ लैंग्वेज, यानी कि वो हमारे अंदर बिल्ट इन हो गई है, हमारे अंदर इस तरह समा गई है, जैसे उर्दू हम बगैर सोचे बोल देते हैं, ऐसे इंग्लिश भी हमने एक्वायर कर लिया, राइट। तो ये टर्म जो है ये उस वक्त इस्तेमाल होती है जब एक चीज़ दूसरे के अंदर बस जाए, तक एक्वायर कर ले वो। तो ईरान को पब्लिकली अनाउंस कर सकता है ईरान के उसने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर कर लिया है, अब ओन कर लिया, अब कोई नहीं पीछे उसको हटा सकता। हाउएवर यूएस इंटेलिजेंस असेसमेंट रिमेन डिवाइडेड ऑन वेदर ईरान हैज क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड। अभी तक यूएस की जो असेसमेंट है, इंटेलिजेंस एजेंडा है, इंटेलिजेंस कंपनी जो है, जो भी है, वो इस बात पर ही सोच रही है, इस बात पर इत्तेफाक राय नहीं है, बल्कि डिवाइडेड है कि क्या ईरान ये लिमिट क्रॉस कर सकता है, क्या वो अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर सकता है। मोर ओवर, अब यहाँ पे ईरान की बात है, यहाँ पर यूएस की बात है, दोनों में कंट्रास्टिव बात है, तो हाउएवर आया। अब मोर ओवर आया है इस बात को कंटिन्यू करने के लिए। मोर ओवर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज हिस्टोरिकली फेस्ड सीरियस ऑब्स्टेकल्स। इसके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम ने बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स को फेस किया, इंक्लूडिंग द असैसिनेशन ऑफ टॉप साइंटिस्ट एंड इंटरनल सब्जुगेटेड। यानी कि उन मुश्किलात में से एक जो टॉप ऑफ द लिस्ट मुश्किल है वो ये है कि बहुत अच्छे अच्छे टॉप साइंटिस्ट जो थे, जो इस यूरेनियम को यूज़ करके न्यूक्लियर वेपन स्टेट ईरान को डिक्लेयर करवा सकते थे, उनका कत्ल हो गया, असैसिनेट हो गए, मेकिंग दिस पैथ मोर बोथ रिस्की एंड अनसर्टेन। और ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, मेकिंग दिस पैथ, इस पैथ को मजीद रिस्की और अनसर्टन बना रही हैं कि हो सकता है ईरान रिस्क ना ले, हो सकता है ले ले, अगर रिस्क ले लिया तो मजीद कत्ल होंगे, और अगर उसने कत्ल के डर से अपने आप को रोक लिया तो वो अनसर्टेनिटी है कि यकीन नहीं आ रहा कि रोक लिया या नहीं रोका। तो सिचुएशन इज काइंड ऑफ 50-50, राइट। So the next retaliatory measure from the perspective of Iran is that the closure of the Strait of Hormuz. ये Strait of Hormuz किसे कहा जाता है? Strait of Hormuz एक नाम है उस जगह का जो एक बहुत सा तंग रास्ता हो
दो जगहों के दरमियान, ठीक है। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये ईरान है और ये यूएई की स्टेट है, यानी कि सऊदी अरेबिया। ये सारी स्टेट लैंड है और ये भी लैंड है। तो दो लैंड्स के दरमियान बारीक सा नैरो पाथवे, बारीक रास्ता जहाँ से गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है उस रास्ते के जरिए, तो उसे स्ट्रेट बोलते हैं। और इस वाले स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, राइट, जो कि ईरान और यूएई के दरमियान में है। और ईरान के साथ यहाँ पे आप बॉर्डर में देख सकते हैं कि मैप पे देख सकते हैं कि ये अरेबियन सी है, ये पर्शियन गल्फ है, जो कि पूरा समंदर का इलाका है, समुद्री रास्ता है और जो बहुत बारीक सा रास्ता है जहाँ से ममालिक में शिप के जरिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है। तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है जो ईरान को लगता है। और एक यहाँ पर भी है इस जगह पे, इसका नाम कुछ और होगा। अब कहना ये चाह रहे हैं कि ये भी एक रास्ता है ईरान के पास कि अगर वो इस रास्ते को बंद कर देना अपनी तरफ से, कि मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल शिपमेंट नहीं जाएगी, बहुत ज़्यादा रास्ते बंद हो जाएंगे ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, इवन हर तरह की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। तो उससे नुकसान होंगे इकोनॉमिकली भी और रीजनल भी। तो ये एक ईरान के पास रास्ता है अपने आप को बचाने के लिए और उसकी स्ट्रेंथ भी है। सो ईरान कैन डिसरप्ट द ग्लोबल ऑयल शिपमेंट बाय क्लोजिंग दिस स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट। चॉक पॉइंट मीन्स वो जो नैरो रूट है उसको बंद कर सकता है, राइट। While recent rapprochement with the Gulf states, including the Saudi Arabia, may act as restraining factor, deep-seated mistrust persists in the region. रिप्रोचमेंट का मतलब होता है, एक होता है अप्रोच करना, यानी किसी तक लिंक करना, कांटेक्ट करना। रिप्रोचमेंट मतलब री अप्रोच। पहले जो ताल्लुकात थे वो अच्छे नहीं थे, उनमें दरार थी, और उसके बाद जब दोबारा कोशिश की ताल्लुकात को बहाल करने के लिए, तो उसको री अप्रोचमेंट कहते हैं। सो वाइल रीसेंट रिप्रोचमेंट विद द गल्फ स्टेट, रिसेंटली जो रिप्रोचमेंट हुई है इंक्लूडिंग द सऊदी अरेबिया, में एक्ट एज रिस्ट्रेनिंग फैक्टर, वो भी एक रिस्ट्रेनिंग फैक्टर के तौर पे आ सकती है, यानी कि वो भी रोक सकती है। डीप सीटेड मिस्ट्रस्ट परसिस्ट इन द रीजन, हो सकता है सऊदी अरेबिया ही मना कर दे कि ऐसा नहीं करना। तो ये बहुत ज़्यादा डीप सीटेड मिस्ट्रस्ट है रीजन में, यानी ये पूरा रीजन, ये अरेबियन और गल्फ रीजन है, स्टेट्स हैं, इनमें हाफ ऑफ द रीजन ईरान के साथ है और हाफ ऑफ द रीजन यूएसए के साथ अलायंस बनाने की कोशिश में है या फिर उनकी सपोर्ट में है। तो वो रीजनल इंस्टेबिलिटी है। तो रीजन में ट्रस्ट होना और स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्दरमोर अगर बात करें कि अगर हम इसको सिर्फ लें सिर्फ एज अ चॉक पॉइंट के हवाले से, तो हमारे जो एनालिसिस है वो कुछ वीक शो करेगा कि हमारे पास वीक पॉइंट्स है। बट वी कैन से दैट चॉक पॉइंट इज नॉट जस्ट अ रूट, इट इज़ बेसिकली अ पावर। ये एक पावर है किसके पास, ईरान के पास, कि वो इस पावर को भी इस्तेमाल कर सकता है, ग्लोबली मार्केट को थ्रेटन कर सकता है, प्रेशराइज कर सकता है विदाउट फायरिंग अ बुलेट। एक बुलेट ज़ाया किए बगैर, उसके बगैर वो अपनी ग्लोबल मार्केट में प्रेशर को इन्हेंस कर सकता है। एंड दिस इज कि वो अपनी इकोनॉमिक वेल्थ को, इकोनॉमिकली अपनी वॉरफेयर को इंक्रीज कर सकता है, इकोनॉमिकली अपने आप को बिल्ड कर सकता है। नेक्स्ट इज द लिवरेज ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। लिवरेज में मतलब इन्फ्लुएंस क्या है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। ईरान ग्रोइंग टाइज विद रशिया एंड चाइना हैव एडेड अ न्यू डायमेंशन टू द जियोपॉलिटिकल इक्वेशन। ईरान ने रशिया और चाइना के साथ अपनी पार्टनरशिप को इन्हेंस किया। दिस रिलेशनशिप में सर्व एज एन डेटरेंट अगेंस्ट एनी यूनिलेटरल मिलिट्री एक्शन बाय द यूएस। ये रिलेशनशिप ईरान का रशिया और चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है, ये किस तरह सर्व कर सकता है, डेटरेंट यानी प्रिवेंशन के तौर पे, किसके खिलाफ, यूनिलेटरल मिलिट्री एक्शन ऑफ द यूएस, यानी कि यूनिलेटरल मतलब वन, सिंगल, अलोन। सो दिस रिलेशन कैन सर्व टू प्रिवेंट द यूएस टू अटैक ऑन ईरान लोनली, ठीक है। अब लोनली से मुराद है कि यूएस को भी अपने साथ अलायंस बनाने चाहिए। तो फोर्सिंग वाशिंगटन, इस बात ने फोर्स किया है वाशिंगटन को कि वो भी इंटरनेशनल रिपरकशंस को इन्हेंस करे, कंसीडर करे बिफोर एक्टिंग, कोई भी एक्ट करने से पहले। तो बात यहाँ पर ये हो रही है कि ईरान ने अलायंस बना लिया है रशिया और चाइना के साथ, और इस चीज़ ने प्रिवेंट किया है किसको, यूएस को, कि वो कोई एक्शन ना ले अलोन, अकेला, यूनिलेटरल एक्शन, ठीक है, अकेला। और फिर इस बात पे सोचने पे मजबूर किया, फोर्स किया है कि यूएस भी मज़ीद अपने साथ अलायंस को बनाए, अपने नताइज को सोचते हुए फिर कोई एक्शन ले। नताइज से मुराद है कि अगर उसने एक्शन ले लिया और रशिया और चाइना की आर्मी भी आ गई ईरान के साथ, तो यूएस क्या करेगा, राइट। तो 3 रिटेलिएटरी मेजर्स बताए गए हैं। व्हाट इज द फर्स्ट वन, डिक्लेयरिंग अ न्यूक्लियर पावर, सेकंड वन इज क्लोजिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एंड द थर्ड वन इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, के पार्टनरशिप को एनहांस करें। तो यही वो 3 तरीके हैं जो मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि ईरान के पास कौन से सर्वाइवल हैक्स हैं अपने आप को बचाने के लिए, राइट। सो द नेक्स्ट थिंग इज द एस्केलेटिंग टेंशन बिटवीन यूएस एंड ईरान कैरी प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस, यानी कि यूएस और ईरान की भी जो टेंशन है उसका बहुत गहरा असर होगा, प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस होंगी किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। विच मस्ट ट्रेड केयरफुली टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। ट्रेड मतलब एक्शन, केयरफुल एक्शन, केयरफुल एक्शन। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा केयरफुली कोई भी एक्शन लेना पड़ेगा अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट क्या हो सकता है कि हमने किसके साथ जाना है, हमने यूएसए के साथ जाना है या फिर ईरान एज अ मुस्लिम स्टेट, हमें ईरान के साथ जाना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। हिस्टोरिकली पाकिस्तान हैज मेंटेन्ड अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद यूएसए। यूएसए के साथ पाकिस्तान का कॉम्प्लेक्स रिलेशन था, विच इज मार्क्ड बाय द कॉर्पोरेशन बट ऑल्सो एपिसोड्स ऑफ द बिट्रेयल। जो हम कह तो सकते हैं कि इन दोनों में कॉर्पोरेशन थी, लेकिन आपस में बहुत ज़्यादा बिट्रेयल, मतलब कोई धोखे के मामला भी बहुत ज़्यादा हुए हैं एक दूसरे को दगाबाजी करने के, कि कहा कुछ जाता था और होता कुछ और था। और पाकिस्तान की कि इमेज कोई इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग इमेज भी नहीं है इंटरनेशनली। दो डेजिग्नेटेड a major non-NATO ally, Pakistan has often found itself sidelined in favor of American strategic interest in India. वो कह रहे हैं कि क्या डेजिग्नेट किया गया है, मेजर नॉन नेटो अलाई, एज अ नॉन नेटो अलाई हमें डेजिग्नेट किया गया है। और पाकिस्तान ने अक्सर ही देखा है कि अमेरिका ने हमेशा हमारे ऊपर इंडिया को फोकियत दी है, विच हैव प्रूवन डेट्रीमेंटल टू इस्लामाबाद रीजनल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव्स के बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, डेट्रीमेंटल है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, नेगेटिव है उसके लिए। तो यहाँ पर बात हो रही है कि यूएस और ईरान की जो जंग है उसमें पाकिस्तान का भी रोल होगा।
पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखे कि उसका क्या मतलब दिल करता है, वो किसका साथ दे, कि यूएसए मिलिट्रीली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ग्लोबल पावर है, उसका साथ दे, या फिर वो ईरान का साथ दे जो कि रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग है, हमारे वी हैव सेम फेथ और हमें उनका आइडियली साथ देना भी चाहिए। आगे वो कह रहा है कि यूएस के साथ जो रिलेशन था ना, वो मतलब वाज़ा कर रहा है, वो कॉर्पोरेशन तो हम नाम देते हैं लेकिन वो बिट्रेयल भी बहुत ज़्यादा था, और हमेशा यूएस ने पाकिस्तान के ऊपर इंडिया को फोकियत दिया। तो अब ये जो फोकियत देने वाला हिसाब है ना, ये इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, उसके लिए नेगेटिव है कि इन अ सेंस अगर हमने यूएसए का साथ दिया और इन फ्यूचर यूएसए ने इंडिया का साथ दिया, सो व्हाट, पाकिस्तान तो उधर का उधर ही, पाकिस्तान के साथ तो ईरान भी खड़ा नहीं होगा क्योंकि हमने ईरान का साथ नहीं दिया। सो इट्स अप टू ईरान, हो सकता है ईरान हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे। सो पाकिस्तान नीड टू बी वेरी कॉशियस और नीड टू बी वेरी एक्टिव वाइल सपोर्टिंग एनी ऑफ द पार्टी, एनी ऑफ द कंट्री। इन कंट्रास्ट, अब वो कह रहे हैं इन सारी बातों के अलावा, इन कंट्रास्ट ईरान इज नॉट ओनली अ नेबरिंग कंट्री। अगर यूएसए की नज़र से देखें तो ऊपर वाली थी, और अगर ईरान की नज़र से देखें तो ईरान ना सिर्फ हमारा नेबरिंग कंट्री है बट ऑल्सो शेयर्स डीप कल्चरल एंड रिलीजियस टाइज विद पाकिस्तान। ईरान के रिलीजियसली बहुत ज़्यादा टाइज हैं हमारे साथ, वाइल डिफरेंसेस इन परसेप्शन हैव एग्जिस्टेड। हम दोनों के डिफरेंसेस कहाँ पर हैं? सिर्फ परसेप्शन में, कि वो लोग अहले तशी हैं और हम लोग लाइक पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी आर नॉट अहले तशी। तो ये सिर्फ परसेप्शन में डिफरेंस है। द टू हैव नो फंडामेंटल टेरिटोरियल और पॉलिटिकल डिस्प्यूट। इन दोनों के दरमियान यानी कि पाक और ईरान के दरमियान सिर्फ परसेप्शन का है, सिर्फ परसेप्शन का डिफरेंस है, ना तो कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है यानी कि बॉर्डर की जंग कोई नहीं है, और ना ही कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, पॉलिटिकली भी हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। सो देयरफॉर पाकिस्तान मस्ट अडॉप्ट अ न्यूएंस्ड रीजन फर्स्ट अप्रोच इफ ईरान यूएस स्टैंड ऑफ इंटेंसिफाइज। वो कह रहे हैं कि ये ओपिनियन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो ओपिनियन में राइटर का ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान को मस्ट क्या मतलब सिलेक्ट करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच हो फर्स्टली, और सेकेंडली कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो रीजन को दी जाए। रीजन मतलब अपने इलाके को, इन द सब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट, इन द कॉन्टिनेंट वेयर पाकिस्तान लाइज, वहाँ पे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी प्रेफरेंस फर्स्टली होनी चाहिए। अगर तो ईरान और यूएसए के ताल्लुकात इंटेंसिफाई हो जाते हैं। अ बैलेंस फॉरेन पॉलिसी फोकस ऑन रीजनल स्टेबिलिटी एंड कॉर्पोरेशन इज एसेंशियल फॉर पाकिस्तान। एक बैलेंस पॉलिसी बहुत ज़्यादा जरूरी है पाकिस्तान के लिए टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्स एंड पोटेंशियली एक्सप्लोसिव जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप दैट लाइज अहेड। किस लिए जरूरी है? टू नेविगेट, ताकि वो अंदाजा लगा सके, इस चीज़ को देख सके कि किस किस तरह के कॉम्प्लेक्स और पोटेंशियल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप यानी कि पूरी दुनिया में कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह फैल रही है और फ्यूचर में आने वाली है। तो इस चीज़ के लिए पाकिस्तान को एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो अब हम देखेंगे कि हमारे मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। ओके, ऊपर हमने डिस्कस किया था कि सर्वाइवल हैक्स कौन से हैं इस वक्त ईरान के पास, और वो हमने 3 बता दिए। और उसके बाद हमने कहा था कि इकोनॉमिकली वो कौन सा मूव है, इकोनॉमिकली सॉरी, वो कौन सा मूव है जो स्ट्रेंथन भी कर सकता है और आइसोलेट भी कर सकता है। तो वो यही है कि अगर तो उसने अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स क्लोज कर दिया तो इकोनॉमिकली वो खुद भी उससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी और इकोनॉमिकली उसे भी नुकसान होगा। लेकिन साइड बाय साइड अगर वो रशिया और चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा करता है तो अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट रशिया चाइना के साथ कंटिन्यू कर सकता है, तो वो स्ट्रेंथन करेगा उसके रिलेशन को। तो हमारे पास मेन पॉइंट्स क्या आ जाते हैं। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हुई हैं, अप्रैल में शुरू हुई थी, पोस्टपोन हो गई, फोर्थ राउंड जो था वो पोस्टपोन हो गया, और कॉशियस ऑप्टिमिज्म एग्जिस्टेड बिफोर सेटबैक, यानी कि बहुत ज़्यादा होपफुल रहना चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए इस बारे में कि हमारे पास क्या है और नेक्स्ट कंट्री उसके पास क्या क्या है, राइट। तो यूएस की स्ट्रेटजी को डिस्कस किया। यूएस की अप्रोच है मैक्सिमम प्रेशर अप्रोच, और उसका एम क्या है कि डीन्यूक्लियराइज कर देना ईरान को। ईरान का रिस्पॉन्स क्या है कि वो रिलेक्टेंट टू नेगोशिएट अंडर द थ्रेट। अगर तो थ्रेट आया तो वो कहेगा कि मैंने हेजिटेट नहीं करना, मतलब वो फिर हेजिटेट करेगा कि मजीद डिस्कशन नहीं करेगा यूएस के साथ। पॉसिबली रिटेलिएटरी स्टेप्स कौन से हैं कि वो न्यूक्लियर डिक्लेरेशन कर दे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को क्लोज कर दे। एक और था कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग कर ले। मिलिट्री फ्रंट पे अगर देखें तो ईरान की हालत काफ़ी ज़्यादा कमजोर है, क्योंकि जब इंडिया से नहीं, इसराइल से स्ट्राइक्स आए थे तो ईरान वाज अनेबल टू न्यूट्रलाइज दैट। सो ईरान बहुत ज़्यादा वीक है इस मामले में। और रीजनल इन्फ्लुएंस देखें तो ईरान ने सीरिया और इराक की जो रियासत है उन दोनों में अपना जो असर था, अपना इन्फ्लुएंस जो था वो लूज़ कर दिया। वाई? क्योंकि सीरिया को अब सऊदी अरेबिया ने उसके डेट को रीपे करना शुरू कर दिया द वर्ल्ड बैंक, और जो इराक है उसके साथ भी उसके हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, जो कि हमने ऊपर अभी पढ़ा है। उसके अलावा न्यूक्लियर इशू चल रहा है कि डिस्प्यूट है यूरेनियम स्टॉक पाइल पे कि कौन करेगा, या तो ईरान कहेगा ट्रांसफर कर देगा और या फिर ईरान IAEA की सुपरविजन में उसको कंट्रोल करेगा। तो इन दोनों में से ईरान क्या करता है या नहीं करता है, या डायरेक्ट वॉर करता है या डिप्लोमेसी करता है, डोंट नो अबाउट दैट। सैंक्शंस एंड इकोनॉमी, क्या क्या सैंक्शंस लगी। यूएस कंसीडर टाइट सैंक्शंस, यूएस चाहता है कि वो सैंक्शंस ऑर्डर्स को मजीद टाइट कर दे ऑयल पे, और ईरान की जो इकोनॉमी है अंडर स्ट्रेन ड्यू टू द एग्जिस्टिंग रिस्ट्रिक्शन, वो इकोनॉमी अभी भी अंडर स्ट्रेन है, टेंशन में है। इसके अलावा रिजीम चेंज फेयर है कि यूएस हो सकता है रिजीम चेंज फेयर को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर दे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिकरिंग थीम है, रिपीटेडली वहाँ पे इस एक्ट को रिपीट किया जा रहा है कि हम रिजीम को चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस ईरान ने रशिया और चाइना के साथ बना लिया। उसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? मस्ट स्टे न्यूट्रल, फोकस ऑन रीजनल स्टेबिलिटी। पाकिस्तान को चाहिए कि वो रीजन के साथ ज़्यादा लॉयल हो जाए और शेयर करने चाहिए कल्चर एंड बॉर्डर्स विद ईरान, बट ऑल्सो टाइट विद यूएस के साथ भी उसको टाइट रहना चाहिए, लाइक न्यूट्रल और बैलेंस अप्रोच इस्तेमाल करनी चाहिए। ऊपर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि यूएसए और ईरान के दरमियान रिलेशनशिप कैसे हैं। वो 1979 से स्टार्ट हुए, हॉस्टाइल थे, उन दोनों के दरमियान बिल्कुल बातचीत नहीं थी और स्टक थे एक जगह पे, और आहिस्ता आहिस्ता अब उनके जो रिलेशनशिप हैं वो कुछ टॉक्स के जरिए और डिस्कशंस के जरिए दोबारा से बनना शुरू हुए हैं, लेकिन उनके दरमियान जो मिसट्रस्ट का जो डीप फैक्टर है वो अभी भी वैसा ही है, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि हम बॉम्ब अटैक कर देंगे ईरान पे, तो उनका वो थ्रेट बहुत ज़्यादा लॉन्ग शेडो क्रिएट कर गया ईरान पर।
फिर न्यूक्लियर इशू है, इकोनॉमिक प्रेशर है, इन्फ्लुएंस ऑफ रीजन है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो करंटली यूएसए की अप्रोच है विद ईरान, दैट इज कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी चला रहे हैं और यूएसए चाहता है कि हम मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी को अडॉप्ट करें। दैट इज नॉट गुड। सो दिस इज हाउ ईरान एंड यूएसए आर गोइंग ऑन। आई होप कि आज का एडिटोरियल ओपिनियन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और इसमें आपको काफ़ी चीज़ों का पता चला होगा। आई एम सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस और एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। इन केस you would like to give any suggestion or any opinion regarding this article or any regarding whole video, so kindly please don't hesitate to tell me. Thank you so much. Allah Hafiz. Jazakallah.